हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस पेपर exactly the way I did inside the exam hall. Okay, so I attempted 89 questions in which I got 64 to 65 correct. इस हिसाब से मेरा स्कोर बन रहा है 100+। ठीक है, और जीएस की कट ऑफ मेरी क्लियर हो रही। पर आप लोग सोच रहे होंगे जीएस की कट ऑफ क्लियर हो रही है फिर भी ये मेंस क्यों नहीं लिख रही है। आई एम नॉट राइटिंग मेंस बिकॉज ऑफ सीसैट। आई मिस्ड सीसैट बाई 1 or 2 क्वेश्चंस आई थिंक। अब ये भी मुझे नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट जीएस पेपर 1 ओनली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ। ओके, अब पहला स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह। तो मैंने देखते ही इसको काट दिया क्योंकि चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, तो उसका सेडिशन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। पहले ही उसमें कर देंगे सेडिशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, बाकी मैंने और भी ऑप्शंस देखी, अटेंडिंग दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, ठीक है, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी मुझे कुछ भी रिलेटेबल नहीं लगा। जब मैंने इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में पढ़ा कि पब्लिकली वायलेटिंग, अगर सिर्फ वायलेटिंग होता, वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, फिर भी चल जाता, ठीक है, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता, पर पब्लिकली क्यों लगाया है भाई? पब्लिकली, बस पब्लिकली मैंने देखा कि पब्लिकली कोई चीज कर रहे हैं ऐसा जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो वही तो सेडिशन है। तो बस मैंने टिक किया और उसको फिल कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ ब्रॉन्ज। ठीक है, पर पता नहीं कहाँ से एकदम से आया कि नहीं नहीं गोल्ड भी हो सकता है, तो मुझे हो गया इसमें कंफ्यूजन और मैंने इस पे कर लिया सर्किल कि भाई राउंड 2 में इसको देखूंगी। फिर राउंड 2 में मैंने इसको देखा, और हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर जो है ना राउंड्स में अटेम्प्ट करती हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स, कम से कम 2 तो हर हाल में होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे ना एक्यूरेसी सही रहती है। पहले ही राउंड में कर दो ना तो हड़बड़ हड़बड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो फिर से मैं सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन पे आई और फिर मुझे लग रहा था गोल्ड, मैंने गोल्ड टिक भी कर दिया अच्छा खासा, और फिर पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था नहीं 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 ब्रॉन्ज ही होगा, ब्रॉन्ज ही होगा, तो फिर मैंने लास्ट टाइम में इसको ब्रॉन्ज टिक किया और ब्रॉन्ज ही करेक्ट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द लीगल डिफेंस। और ये देखना, मेरे पूरे पेपर में आपको अंडरलाइन बॉक्सेस बहुत, मेरा पूरा पेपर पोता हुआ मिलता है, मतलब मैं पोत के रख देती हूँ पूरा पेपर। हाँ, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, अब इसका आंसर मैंने सीआर दास टिक किया था, जो कि मेरा गलत हो गया है। क्या लॉजिक लगाया है, मैंने सोचा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स के सारे इंस्टीट्यूशंस गुड्स सब कुछ बॉयकॉट हो रहा था, तब सीआर दास ने रिजाइन करा था। ठीक है, तो सीआर दास क्या थे, एक बैरिस्टर थे, तो मैंने सोचा कि लॉयर हैं, बैरिस्टर लॉयर सेम ही चीज होगी, तो लॉयर है तभी लीगल डिफेंस कर पाएंगे, तो मैंने उस लॉजिक को लगा के सीआर दास को करा था, पर आंसर मदन मोहन मालवीय है, कृष्णकांत है। अब मुझे पहली बात तो मैंने इतना पढ़ा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. अब इतना बड़ा नहीं पढ़ा मैंने, हरिजन देखा सिर्फ। ऑप्शंस देखी मैंने, पहले ही ऑप्शन देखा पूना पैक्ट, मैंने कुछ आगे की पढ़ी ही नहीं, सिर्फ पूना पैक्ट पढ़ा और उस पर सर्कल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यही इसका आंसर है। जब अम्बेडकर जी ने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, तो उसके बाद ही गांधी जी ने ये सब स्टार्ट किया था। हरिजन उन्होंने वीकली स्टार्ट किया था, और यवड़ा जेल में थे तब उन्होंने वहां से भी उस चीज को अपोज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जाके पूना पैक्ट हुआ था, तो मुझे पूरा उसका बैकग्राउंड पता था, तो मैंने सीधा डायरेक्ट टिक किया, तो श्योर शॉर्ट मेरा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट्स दिए हैं पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। ठीक है, हाउ मेनी of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and 17th century. Okay. अब इस क्वेश्चन में मुझे पपाया पता था कि पोर्टुगीज लाया, मैंने PYQs में पढ़ा था, पर पाइनएप्पल और गुआवा में मुझे डाउट था।
और स्पेशली गुआवा में पता नहीं क्यों डाउट था मुझे, तो मैंने इसको करके रिव्यू में कर दिया था कि सेकेंड राउंड में देखूंगी। पर मैंने सेकेंड राउंड में ना उसको ओनली 2 मार्क किया है, क्योंकि एक तो मुझे डाउट था कि भाई इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, पता नहीं क्यों लग रहा था, गट फीलिंग। और एक और ट्रिक होती है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं तो उसमें से 2 ही करेक्ट होंगे या एक ही करेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी इतनी ही होती है। और ये मैंने PYQ बहुत देखे थे, मतलब मैंने तो पूरी एक लिस्ट बना ली थी कि हाँ भाई 2024 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इस टाइप की, और 3 का 2 कितने में हुआ है। ये टेबल मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, या तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो मैंने पूरा लिस्ट बना के रखी थी, हाँ भाई कितने में ट्रिक चल रही है, कितने में, तो उस बेसिस पे मैंने इसको 3 का 2 कर दिया, जो कि गलत हो गया मेरा, पर ये काफ़ी जगह सही भी हो जाता है। इसका आंसर ऑल 3 दे रहे हैं कोचिंग के आंसर कीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज। सारी कंट्रीज दी हैं, और हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे यूके का पता था, ठीक है, कि इसके टाइम जोन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी की मुझे कोई आइडिया नहीं था। पर मैंने इसमें फिर से वही ट्रिक लगाई है कि 5 स्टेटमेंट दिए हैं और 5 का 3 होता है। तो मैंने ये सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया, सर्कल है ना इस पे, तो सेकंड राउंड में मैंने इसको अटेम्प्ट किया और 5 का 3 किया, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये तो भाई क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से निकल गया, पता नहीं इसमें क्या पूछा था। अनादर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर waking up and getting set for breakfast in these cities it would be different days, ठीक है, when it is Monday in another it is Tuesday in no। अब भाई मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, मैंने इसको सर्कल किया, फिर मैंने कहा हो ही नहीं पाएगा ये, पता नहीं क्यों उसमें मुझे कोई होप नहीं दिखी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो मैंने इसको तुरंत ही कट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस काटने के लिए होते हैं भाई, आपको अगर आता तो अच्छी बात है, मुझे नहीं आया, मैंने टाइम बचाया, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सीधा सीधा हो गया मेरा। अब हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हमने सेल्फ रिस्पेक्ट बस मैंने पढ़ा और सीधा पेरियार पे मैंने टिक कर दी। PYQ है, बहुत बार पूछा है, इतना तो रटा होना चाहिए, तो इसमें तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ। इसमें ना, अब देखो मैंने ABC यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ABC से मैंने लिथियम ट्राइंगल याद किया था, मैंने मैप पे लिखा हुआ है अपने। तो A फॉर अर्जेंटीना था, B से था बोलीविया और C से था चिली, ठीक है। अब जब मैंने ऑप्शन देखा तो मेरा बोलीविया और बोत्सवाना मिक्स हो गया, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा था B से था बोत्सवाना, मैंने बोत्सवाना तो फिर लिथियम है तो डायमंड तो होगा नहीं, और जबकि बोत्सवाना बहुत फेमस है डायमंड के लिए, और मैंने बोत्सवाना को क्रॉस कर दिया। और चिली तो लिथियम के लिए पता ही था मुझे, और इंडोनेशियन एकल मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, तो बस मैंने ओनली 1 कर दिया। इसमें मैंने 3 का 2 भी नहीं लगाया, और जबकि इसका आंसर शायद ऑल 3 है, ऑल 3 है इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में, बोलीविया से मैंने बोत्सवाना को मिक्स कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सेम रीजन और कंट्रीज पे पूछा है। मेलोका, नॉर्मेंडी, सार्डिनिया, आज तक मैंने कभी इनके नाम भी नहीं सुने, फिर भी मैंने इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट किया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ाने ही होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो मैंने फिर से वही 3 का 2 लगाया, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लगी। इसका आंसर नन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये पूरा इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में बॉक्सेस में करके फॉर्मूले लिखे थे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो मैंने देखा हुआ था, पर एग्जाम में ना मेरे सारे फॉर्मूले मिक्स हो गए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का फिजिकल में और फिजिकल का मतलब सब मिक्स हो गया पूरा दिमाग। और जो है ना, मैंने इतनी कोशिश करी एंड मोमेंट तक भी याद आ जाए याद आ जाए, मुझे नहीं याद आया, और पता नहीं मैंने फिर भी इसमें क्यों ब्लाइंड गैस करके, मैंने ब्लाइंड गैस किया था, ये पता नहीं क्यों करके मैंने करा, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया था। मुझे बहुत दुख है इसका, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था और मेरा मतलब एकदम दिमाग में हौच पौच हो गए थे फॉर्मूले। तो यही मिस्टेक से आप लोग सीखो कि कोई भी चीज नेग्लेक्ट नहीं करनी है कि भाई फैक्चुअल नहीं आएगा, आ गया भाई फैक्चुअल पेपर, अब कैसे करोगे सॉल्व, तो इसलिए
अच्छे से पूरा ही सिलेबस रिवाइज करना है जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स of the International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect। अब देखो, ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ था, ठीक है, और मुझे इतना पता था कि ईरान इसका पार्ट है, ठीक है। तो बस मैंने ईरान देखा और मैंने इसको टिक कर दिया। वो मैंने सेकंड राउंड में किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा तो मुझे पता नहीं, बहुत अजीब अजीब सा लगा, ठीक है, ये क्या डिफिकल्ट आ गया है। फिर मैंने बहुत, जब सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा, नहीं ये तो करंट अफेयर से आया है और ये ईरान तो है ही इसका, तो मैंने ईरान देखा और उसको टिक कर दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, इसमें बोला है ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर एथेनॉल देन द लेटर। और स्टेटमेंट 2 है, अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज द principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil। अब देखो, इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि यूएसए जो है ना, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूएसए है और यहाँ मैक्सिको है, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बाउंड्री टच करते हैं, और मैक्सिकन फूड में कॉर्न बहुत यूज होता है। और बस इस बेसिस पे ना मुझे लग रहा था कि स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को करो कैसे, कि कोशिश करो कि एक स्टेटमेंट को गलत, कोई भी ऐसा लॉजिक लगाओ, जबरदस्ती नहीं, मतलब लॉजिक लगाना है आपको, उससे एक स्टेटमेंट गलत कर दो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया इसमें कि मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों उसमें स्वैप किया है। अब किया है कि नहीं किया है, क्या हो सकता है, हो सकता है ब्राजील नहीं ज्यादा करता हो, यूएसए ज्यादा करता हो, तो मुझे ये लगा लॉजिक और मैंने स्टेटमेंट 1 को कर दिया गलत, और कोचिंग की केस में यही सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, the World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperatures routinely exceed 35 degrees C. Which of the following statements best reflect the implication of the above said report? Okay. अब देखो, ये तो मैंने सेकंड राउंड में किया, सर्कल है इस पे, और मुझे कोई आइडिया नहीं था वेट बल्ब क्या है। मैंने बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करी, पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेट बल्ब क्या हो सकता है। मतलब टेम्परेचर एक्सीड करेगा, वो तो समझ आ रहा था कि हाँ भाई लिखा ही इन्होंने एक्सीड करेगा 35 डिग्री सी से, पर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का क्या हो सकते हैं वो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। और पता नहीं मैंने इस क्वेश्चन में क्या ही करा है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, और जो कि बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि साइक्लोन प्रोन एरिया है पेनिनसुलर इंडिया, बे ऑफ बंगाल है, उधर अरेबियन सी है, तो ये हो सकता था करेक्ट। बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये वेट बल्ब से कनेक्टेड हो सकता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और उसके बाद सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा दोनों स्टेटमेंट गलत है और मैंने नीदर 1 नॉट 2 करा, जबकि इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है। तो पता नहीं, मैं इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाया एग्जाम में, अंडर प्रेशर हो जाता है, कि शायद मेरा प्रेशर क्रिएट हो गया था, मेरा वो उधर मेरा दिमाग पूरा ना इस क्वेश्चन में फंसा रहा। मुझे लगा कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, और ये तो मिस नहीं होना चाहिए, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो मेरा दिमाग इसमें फंसा रहा। और फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, फिजिकल डेफिसिट, मतलब सोचो 4 मार्क्स मेरे फालतू के गलत हुए हैं जरा से कंफ्यूजन की वजह से। तो मैंने इसको सेकेंड राउंड में रखा, पर मैंने कहा नहीं, एक में ब्लाइंड गेस कर दिया, अब दोबारा में मुझे नहीं करना है, तो मैंने इसको कट ही कर दिया, मैंने कहा छोड़ो। अब क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया था। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। मैंने बाकी कुछ नहीं देखा, बस मैंने देखा 45%। 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है, स्टेट की शेयर कितना होना चाहिए, 41%, 45 नहीं है, तो यानी कि सेकंड गलत था, तो मैंने सेकंड काटा, सेकंड काटा, सेकंड काटा, और मिल गया आंसर। तो ये तो भाई कुछ सेकंड में ही हो गया, और मैंने इसको जल्दी से सर्कल फिल कर लिया OMR में। और हाँ, मैं डायरेक्ट मतलब मुझे शॉर्ट जो भी आती जाती है मैं तुरंत के तुरंत ही फिल करती जाती हूँ, मैं एंड के लिए नहीं रखती हूँ,
उसे फिर एंड में पैनिक हो जाता है और कुछ का कुछ फिल हो जाता है। तो तुरंत जो आ रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट तुरंत के तुरंत फिल करते जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है ये। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली to help developing countries to reduce poverty. It was established to help Europe rebuild after the World War II। ठीक है, अब देखो ये तो मुझे पता था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एस्टेब्लिश किया गया रीबिल्ड करने के लिए, हाँ, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो ये तो मुझे पता था, ये करेक्ट है। बाकी इन दो स्टेटमेंट मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था, तो मैंने सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किया। और फिर मैंने जब ये पढ़ा, पहले तो मुझे ये लग रहा था, और मैंने वन को करेक्ट भी नहीं, वन को मैंने इनकरेक्ट कर दिया था और सेकंड करेक्ट। और देखो मैंने काट भी दिया है ये स्टेटमेंट, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड है ना, वो मैंने काट दिया था। फिर जब मैंने यहाँ पढ़ा कि इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक का ऐसा कोई रोल ही नहीं है पॉवर्टी रिडक्शन का, तो फिर मैंने कहा सेकंड तो गलत है ही। ठीक है, तो मैंने सेकंड हटाया, सेकंड हटाया, सेकंड हटाया और मुझे मिल गया आंसर। तो फिर से अगेन राउंड्स में अटेम्प्ट करने का बेनिफिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ RTGS एंड नेफ्ट। In RTGS, the settlement time is instantaneous, while in case of NEFT, it takes some time to settle payments. Okay. Same यहाँ पे बोला, in RTGS, the customer is charged for inward transaction, while that is not the case for NEFT. Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, मैंने देखो RTGS ट्रांजेक्शन भी किया हुआ है, नेफ्ट भी किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता था कि नेफ्ट में भी चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से मुझे पता था कि स्टेटमेंट 2 हो गया इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया, एक ही था स्टेटमेंट 2। अब क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन किए हुए थे तो इसलिए मुझे पता था कि नेफ्ट में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो स्टेटमेंट 3 भी हो गया इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से ओनली 1 करेक्ट। अब मेरा ये क्वेश्चन क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने दोनों ट्रांजेक्शन किए हुए थे, उस बेसिस पे मैंने कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। पहला ऑप्शन है UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर UPI। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया कि फ्रांस और जर्मनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्यों UPI को मतलब वो करेंगी, जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो आसपास की हैं एशियन कंट्रीज, वो यूज करेंगी कि ये करेंगी यूरोपियन। तो मैंने फ्रांस जर्मनी को सबसे पहले कट कर दिया। ठीक है, अब बाकी मुझे बांग्लादेश, सिंगापुर, और मैंने कहीं तो ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो बांग्लादेश सिंगापुर मैंने करेक्ट करा, और UAE भी मैंने कहीं तो पढ़ा था करेक्ट करंट अफेयर्स में, तो इस बेसिस पे मैंने बांग्लादेश, सिंगापुर और UAE पे टिक कर दिया। और इसमें आप अगर वो ट्रिक भी लगाते हो कि 5 का 3 होता है, अब देखो 5 स्टेटमेंट है, 3 ऑप्शन 3 तो भी करेक्ट हो रहा है, पर मैंने इसको लॉजिक बेसिस पे किया है। ठीक है, और जो कि मेरा कोचिंग की आंसर की से करेक्ट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये जो है ना स्कीम करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा थी, तो इसका मैंने पढ़ रखा था। ठीक है, मिनिस्ट्री तो वही थी। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी aims to impart training on installation, operation, maintenance and repairs of solar rooftop systems at grassroots level। ओके, तो मिनिस्ट्री मुझे पता था, और बाकी जो है ना जनरली क्या होता है जहाँ पे बोला जाए एम्स, तो ये वर्ड जो होता है करेक्ट होते हैं, तो मुझे सेकंड का तो पता था श्योर श्योर कि हाँ ये करेक्ट है। अब देखो मैंने इसको ऐसे से क्यों करा है कि ये दोनों स्टेटमेंट भी डेटा दिया है, इसमें बोला है 1 करोड़, इसमें बोला है 3 lakhs, दोनों में डेटा है। तो ट्रिक ये होती है कि अगर 2 स्टेटमेंट में डेटा है तो उनमें से एक सही एक गलत होता है, तो मैंने वो लॉजिक लगाया कि मुझे लग रहा था कि भाई एक सही होगा एक गलत होगा। फिर मैंने बार बार इस स्टेटमेंट को जब पढ़ा, अब देखो इसमें तो बोल रहे हैं एम्स, ठीक है, टू क्रिएट मोर देन 3 lakhs स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कॉम्पोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
तो मुझे कुछ ऐसा रीज़न मिला नहीं इसको गलत करने का, तो मैंने थर्ड तो करेक्ट कर दिया। और बाकी इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन दी रेजिडेंशियल सेक्टर। तो ये भी रेजिडेंशियल सेक्टर में तो है, पर 1 करोड़ में मुझे डाउट था। पर पता नहीं क्यों ये मुझे भी मतलब एक गट फीलिंग होती है कि हाँ ये भी मुझे करेक्ट लग रहा था। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि 1 करोड़ ही है क्या है, बट मुझे लग रहा था, तो उस बेसिस पे मैंने इसको भी करेक्ट कर दिया। तो मैंने 1 2 3 तीनों ही करेक्ट करे थे, और जो कि मेरा सही हो गया। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 तक मैंने करा है। बाकी की मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि मैंने क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनसाइट के साथ।